हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से निरंतरता के साथ कर रहे होंगे। तो हमारे जो भी टॉपिक यानी वीडियोस थे, मैं आशा करता हूं कि वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बस आप लोगों से ये जो उम्मीद है वो उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो आपका तो फ़ायदा है, यही आपके दोस्तों का फ़ायदा है, उसमें मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है, आप क्लासेस मेरी ले रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो कंटेंट है वो सबसे अलग कंटेंट है। सबसे अलग का मतलब ये है कि ये कंटेंट एक तो पूरा कंटेंट है यानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसके बाद इसकी डीप में मैं डेप्थ में जाकर कंटेंट को कराता हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे यूपीएससीएस से लेकर आप कोई भी छोटे एग्ज़ाम, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपकी रेंज में सारे क्वेश्चंस रहें। हालांकि यूपीएससी पर ये सारे क्राइटेरिया फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि यूपीएससी का थोड़ा एग्ज़ाम ही अलग है। आप अगर उसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी आपको ये लगेगा एग्ज़ाम में कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो अपना सिलेबस यहाँ पर मैं डिलीवर करता हूँ, वो सिलेबस यूपीएससी प्री और मेंस से लेकर छोटे जितने भी एग्ज़ाम है उतने सारे एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, आईबी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम आपके मन में आता है, पीएससी, जो भी एग्ज़ाम आपके मन में आता है, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हों, ये सारी क्लास आप ले सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया है पढ़ने का, वो आप फॉलो कीजिए। वो तरीका मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। वो तरीका क्या है, जैसे मेरा जो कंटेंट है उसको जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है तो उससे पहले मैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ कराता हूँ। एमसीक्यू कराने का मतलब ये रहता है कि आप जैसे मैं कंटेंट, अंदर आप कंटेंट में जाओगे तो वहाँ पर पहली लाइन से ही आप क्या करने लगोगे, क्वेश्चन ढूंढने लगोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ढूंढने से क्या होता है, जैसे आप खुद की अपनी टेस्ट सीरीज बनाओगे तो टेस्ट सीरीज में ये चीज़ आपके काम आएगी। और मैं आपसे ये भी बात बोल सकता हूँ कि आप खुद की टेस्ट सीरीज बनाइए। खुद की टेस्ट सीरीज बनाओगे तो अगर सामने वाली टेस्ट सीरीज में एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन है तो आप उस टॉपिक से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं आज के टॉपिक से क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे हम बना सकते हैं। जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं कंटेंट से। और जो कंटेंट हमारा रहता है वो टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से, जिस नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ से आप, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सारा कंटेंट डाउनलोड करके उसको आप प्रिंट कराने के बाद अपने नोट्स बना सकते हैं और आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे मैं जो कंटेंट कराता हूँ उसके बाद आप क्या करोगे, उसके मॉक या उसके क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ आप गूगल पे खोज के, अगर आपसे खुद बन रहा है तो खुद खुद करके आप वो कीजिए। तो आपसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आपसे दूर नहीं रहेगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम क्या क्या देखेंगे, पहली बात तो इसमें प्री से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेंस के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की पृष्ठभूमि, फिर उसके बाद हरित क्रांति के लाभ, उसकी हानियाँ, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो सब मैं यहीं पर कराऊंगा। चलिए, चलिए
तो हरित क्रांति क्या है उसको हम समझेंगे, उसके लाभ हानि सब कुछ समझेंगे। आप दोनों हिसाब से इसको पढ़ना, प्री और मेंस दोनों के तरीके से। पहले हम देखेंगे परिचय। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं पर आपको मिलेगा कि हरित क्रांति की जो विचार था या जो प्रयास था वो कब किया गया था। सर्वप्रथम ऑप्शन अगर आपको आता है तो 1960 में। फिर अगर आपको अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, यानी इसको हाइब्रिड भी हम बोल सकते हैं, को विकसित करने के उनके कार्य के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी इसको दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व प्रमुख रूप से, अब बात कर रहे हैं हम भारत की, तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। हरित क्रांति में जो फसल पर ध्यान दिया गया विशेषकर वो कौन सी फसल थी? गेहूं और चावल। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर कि हरित क्रांति में कौन सी फसल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो गेहूं और चावल। वर्ष 1967 से 68, वर्ष 1977 से 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व में अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिए। यानी 1967 से पहले जब हरित क्रांति शुरू नहीं हुई थी भारत में, तो भारत में खाद्यान्न की कमी थी, यानी खाने के जो अनाज थे उनकी कमी थी। उसके बाद जब 1967 और 68 में जब हरित क्रांति शुरू हुई, और कब तक, 10 साल तक का पीरियड यहाँ पे बोला गया है, तो 10 साल में भारत सिर्फ ना अपने खाद्यान्न की पूर्ति कर पाया, बल्कि वो विश्व के जो अग्रणी देश थे खाद्यान्न उत्पादन करने में, उनमें भारत का नाम भी आ गया। अब क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के कैसे पूछ सकता है कि जो हरित क्रांति थी भारत में कब स्टार्ट हुई, तो आपसे कुछ पहला क्वेश्चन दिया जाएगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। फिर दूसरा आएगा 19वीं शताब्दी के, जैसे 1967 है ना, तो 1967 किस में आता है? ये 70 के दशक। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 70 के दशक के प्रारंभ में या 70 के दशक के अंत में। तो ये 70 के दशक के अंत में, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1967 अगर बात की जाएगी तो 70, मतलब 60 के बाद जो स्टार्ट होता है वो 70 का दशक स्टार्ट हो जाता है। तो 70 का दशक 71, 72, 73, 74, 75, इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो ये अंत हो जाता है, यानी 1967 यानी 70 के दशक का अंत। ओके, तो इतना पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। कोई भी मन में डाउट अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब जो हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी उसके उद्देश्य क्या थे? जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ तो अपने आप में लक्ष्य रखा होगा,
आपका कुछ तो उद्देश्य होगा कि मुझे पढ़ने के बाद ये करना है, ये फ़ायदा, मतलब ये चीज़ें करना है। तो वही देखिए, जो हरित क्रांति के जो उद्देश्य थे वो क्या थे। लघु अवधि में अगर बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई थी। अगर उसी समय की अगर हम बात करें, छोटे से टाइम पीरियड की, तो जो दूसरी जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस दौरान भारत में भुखमरी की समस्या थी, उसको दूर करने का एक जरिया था हरित क्रांति। फिर अगर हम दीर्घकाल की बात करें, लंबे समय के लिए अगर जो हरित क्रांति फायदेमंद है वो कैसे है। दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। ग्रामीण विकास क्या होता है, यानी ग्रामीण विकास में सब चीज़ आ जाती है। जैसे ग्रामीण विकास के अंदर किसानों की आय, उनके रहने का तरीका, जागरूकता, सब कुछ। फिर औद्योगिक विकास, अब ये कृषि हो रही है तो ज़्यादा अनाज होगा तो इस उद्योगों तक ज़्यादा पहुंच पाएगा, तो उससे उद्योगों का विकास हुआ। कृषि का आधुनिकीकरण का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले बैलों से खेती होती थी, अब ट्रैक्टरों से और भी आधुनिक मशीन आ गई हैं, तो ये कृषि का आधुनिकीकरण हो गया। और बुनियादी ढांचा क्या होता है, बुनियादी ढांचा का मतलब क्या हो गया, जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, ठीक है, और भी जो भी साधन यूज़ हम करते हैं कृषि के लिए, वो जैसे मार्केटिंग के लिए मंडियाँ हो गई, है ना। फिर कच्चे माल की आपूर्ति, अब जैसे हमें ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए हमें गेहूँ चाहिए। अगर गेहूँ की फसल अच्छी होगी तो गेहूँ की बिक्री भी ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो ब्रेड के लिए गेहूँ उपलब्ध भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो गेहूँ के लिए, ब्रेड के लिए गेहूँ एक क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। फिर दूसरी, अगर तीसरी बात करें तो रोजगार, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक अध्ययन, स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल, यानी जो टेम्परेचर या जो जलवायु वो सहन कर सकते हैं, उसके विपरीत है वो, या विषम है तो उसको भी वो सहन कर सके, और जो रोग हैं उनसे लड़ने की उनमें क्षमता हो। फिर कृषि का वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, जो कृषि, अगर हम भारत में गेहूं पैदा कर रहे हैं वो पूरे विश्व में पहुंचे। जैसे मान लो जो हम बासमती, चावल अगर हमारे भारत में होते हैं मान लीजिए, तो इसको अगर हम विश्व में नहीं पहुंचाएंगे तो विश्व में कैसे पहचान होगी इसकी। जैसे आज से अगर हम 400-500 साल पहले की बात करें, 400 साल पहले की बात करें तो तंबाकू हमारे भारत में नहीं थी। तो तंबाकू हमारे भारत में, उसका एक कारण क्या है, वैश्वीकरण ही है। यानी वो लोग क्या किए, उन्होंने तंबाकू को दूसरे देशों में पहुंचाया। ये चीज़ क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। ओके। फिर हरित क्रांति के जो मूल तत्व थे वो क्या थे, कृषि क्षेत्र का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली। जैसे यद्यपि 1947 में से ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को विस्तारित किया जा रहा था, परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की। ओके। अब उसके बाद दोहरी फसल प्रणाली क्या है। दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
प्रतिवर्ष एक फसल को प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित था कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक ही बार आता है। हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, बांधों का निर्माण किया गया। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कृषि के लिए, अवसंरचना जो ऊपर दिया गया था। अन्य सरल सिंचाई तकनीकों को भी अपनाया गया। फिर उन्नत आनुवंशिकी बीजों का उपयोग, उन्नत आनुवंशिकी बीजों का उपयोग, श्रेष्ठ आनुवंशिकी बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा उच्च उपज देने वाले बीज मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया। तो जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो आपको याद रखना है, गेहूं चावल एग्जाम में आता है तो, है ना। क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें, मुख्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का। गैर खाद्यान्न फसलों की अगर हम मुख्य फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और जो गैर खाद्यान्न फसलें थी उनको नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि इसके जो हरित क्रांति स्टार्ट करने के क्या क्या कारण थे। भारत में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूखे के कारण मारे गए थे। हालांकि वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद, ये सब फैक्ट, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, इसको आप पढ़ लेना। ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, ये मेंस के लिए है, तो मेंस के लिए आप उसको पढ़ लेना। ओके, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना। उसके बाद जो सकारात्मक प्रभाव है उनको हमें ध्यान देना है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे, यानी पॉजिटिव क्या हुआ हरित क्रांति में। फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1978 से 1979 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उपजाऊ देशों के रूप में स्थापित हो गया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की जो किस्में थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और काफ़ी वृद्धि हुई उनकी उपज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। खाद्यान्न आयात में कमी, देखिए मैं जो कराऊंगा आपको क्वेश्चंस यहाँ पर, उसके बाद मैं मेंस के क्वेश्चन भी लगाऊंगा। पहले तो मैंने क्वेश्चंस लगा ही दिए हैं प्री के, उसके बाद मैं मेंस के क्वेश्चन भी लगाऊंगा। तो आपको याद करने में, यानी आपको समझने में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कंटेंट को हम कैसे लिंक करेंगे, उससे सब चीज़ क्लियर होगी। खाद्यान्न आयात में कमी, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा था। फिर किसानों को क्या लाभ हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई, कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ और अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। क्योंकि उनकी पैदावार से, मतलब पहले पैदावार होती थी उससे अच्छी पैदावार होने लगी, तो उनके पास पैसा बचने लगा और उसको वो क्या करने लगे, निवेश करने लगे। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे हाइब्रिड बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश से लाभ प्राप्त होने लगा। क्योंकि छोटे जो किसान हुआ करते थे वो अभी भी उस स्थिति में नहीं थे कि आधुनिक मशीनें खरीद सकें और उर्वरक खाद वगैरह खरीद सकें। ठीक है, तो अभी हम नकारात्मकता की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ नकारात्मकता की बात भी अभी अगला पैराग्राफ आएगा। इसने पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ाया
फिर इससे औद्योगिक विकास हुआ। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट इत्यादि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हुई। ग्रामीण रोजगार बढ़ा इससे। बहुफसली का मतलब क्या होता है? पहले एक साल में एक ही फसल करते थे, अब एक साल में 2 से 3 फसल कर लेते थे और एक फसल के साथ दूसरी फसल भी कर लेते थे। बहुफसली उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों में पन बिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार में विभिन्न अवसर निर्मित हुए। ये सब थे सकारात्मक पॉइंट हरित क्रांति के, जो आप एग्जाम में लिखोगे। अब इसके बाद जो पॉइंट हैं, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नकारात्मक पॉइंट, तो ये भी आप एग्जाम में लिखेंगे। उसमें दिया क्या क्या, इसको आप समझिए। गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं किया गया। जैसे अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इसमें जो गेहूं थे, खाद्यान्न फसलें थी, उनको तो शामिल किया गया था, लेकिन जो गैर खाद्य थे, जैसे कि कपास, जूट, चाय जैसी, गन्ना, जो जो फसलें थीं, व्यावसायिक फसलें थीं, उनको शामिल नहीं किया गया था। देखिए, हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज, दलहन, तिलहन को इससे बाहर रखा गया। उसके बाद ये फसलें आपको दिख रहे हैं, इनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया था। उसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे उस समय जो सरकार का ध्यान था, वो था भुखमरी को मिटाना, खाद्य श्रृंखला को बढ़ावा देना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। वहाँ पर उनका ध्यान व्यावसायिक फसलों पर नहीं था। ठीक है। फिर हाइब्रिड बीज, सीमित कवरेज, अधिक उपज देने वाले किस्म कार्यक्रम, केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक ही सीमित था। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। उसके बाद क्षेत्रीय असमानता है। क्षेत्रीय असमानता कैसे? हरित क्रांति प्रौद्योगिकी, ये हर लाइन से आपको प्री का क्वेश्चन भी बनाते चलना। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय और अंतरा क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानता, यानी क्षेत्र के अंदर और क्षेत्र के बाहर जैसे जो भी लोग थे, उनमें उन्होंने असमानता व्याप्त कराई। कैसे? देखिए, आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ाया। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र के 40% पर ही दिखा। 60% क्षेत्र अभी भी इससे दूर था। यानी हरित क्रांति का जो प्रभाव रहा, वो सिर्फ भारत में अगर 100% खेती होती है किसी जगह पर, तो उसमें से सिर्फ 40% जगह पर ही इसका प्रभाव देखा गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इनका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शायद ही हो। शायद ही हो का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं देखा गया।
ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इसका प्रभाव रहा वो इन राज्यों में रहा, इन क्षेत्रों में रहा। तो इससे क्या हो, क्षेत्रीय असमानता, विषमता। हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि में बेहतर स्थिति में थे। इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की समस्या और बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या है, इसके नुकसान हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या पूरे भारत में 100% भारत में 100% कृषि को लाभ पहुंचा पाई या बढ़ोतरी कर पाई, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो सिर्फ 40% भूमि पर या 40% क्षेत्र पर ही वो लाभ दिखा पाई और सारी फसलों पर लाभ नहीं दिखा पाई। जो खाद्यान्न फसलें थी उन्हीं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। जो व्यावसायिक फसलें थी, कमर्शियल क्रॉप्स थी, उनको इससे बाहर रखा गया था। इसमें हम सरकार की गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कारण उस टाइम पे जो भुखमरी फैली थी उसको दूर किया गया था। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो खाद्यान्न फसलों के बारे में, है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो सरकार का मेन मुद्दा था, उनके सामने जो प्रमुख समस्या थी वो थी भुखमरी। लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था, उनके पास अनाज नहीं था, उसको दूर करना था, ना कि उस टाइम पे उनको कमाई या व्यवसाय करना था फसलों से। फिर उसके बाद दूसरा नकारात्मक प्रभाव क्या था? रसायनों का अत्यधिक उपयोग। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजना, फसल किस्मों हेतु कीटनाशक और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का एक बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। जैसे हरित क्रांति स्टार्ट हुई, हाइब्रिड बीज आए, उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ी, कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ी, नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता पड़ी। इससे क्या हुआ, जो भूमि थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अभी भी आप अगर देखेंगे तो लगातार फसलों में की जो उत्पादकता उसमें गिरावट आ रही है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो हम उर्वरक और पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं खेतों में, उससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतीहर मजदूरों द्वारा निर्देशों या सावधानियों का पालन किए बिना ही फसलों को कीटनाशक का छिड़काव किया जाता था। यानी किसानों को उस टाइम पे यही नहीं पता था कि यहाँ पर जो हमें खाद मिल रहा है वो खेत में कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। ओके, इससे फसलों को फायदे से ज़्यादा नुकसान होता और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का भी कारण बनता। अगला क्या है, पानी की खपत। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी, यानी जो बीज थे उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। या हम ये बोले जो गेहूं की फसल है उसको पैदा होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। चावल की जो फसल है वो पानी की उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों में से अधिकांश अनाज खाद्यान्न थी जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग भी बढ़ा, जिससे भूजल स्तर को और नीचे ला दिया। गन्ना, चावल जैसी अधिक जल आपूर्ति की जो फसलें थीं, उन्होंने भूजल जो भूमि के अंदर जो पानी था उसके स्तर में गिरावट को बढ़ावा दिया। ठीक है, यह भारत में सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले जो क्षेत्र थे वो कौन सा था? पंजाब। यहाँ पर गेहूं और इसके चावल की फसल की गई थी। फिर अगला पॉइंट क्या है, मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव। जो अभी हमने समझा था कि जैसे जो रसायन डाले जाते थे उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती थी, पीएच मान के स्तर में बढ़ोतरी हो जाती थी।
जो मृदा जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजनक नष्ट हो गए, मतलब ये सब चीज़ें। और बेरोजगारी, पंजाब को छोड़कर कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण खेती और मजदूरों, जो पंजाब को छोड़कर जैसे हरियाणा में जो कृषि यंत्रीकरण से जो मजदूर होते थे वो बेरोजगार हो गए, इससे गरीब और भूमिहीन मजदूरों पर देखा गया इसका असर। ठीक है, ये थी हरित क्रांति के कुछ प्रभाव और इसका स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये आप यहाँ पर, तो ये हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के क्या क्या नुकसान थे। प्री और मेंस में दोनों में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पर ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए आप और आसानी से क्वेश्चन लिखते जाएंगे। 2022 में, एक मिनट, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जो 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या समेकित कृषि क्या होती है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में पूछा गया था कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है। ठीक है, और जो सीमांत किसान थे, मार्जिनल किसान थे, उनको इससे कैसे लाभ हो सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको मैं अभी थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का, तो इसको मैं कल के वीडियो में पशुपालन के साथ इसको डाल दूंगा। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि पहले तो समेकित कृषि है क्या, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है क्या, वो बताना था। फिर इससे जो सीमांत किसान थे उनको इससे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते थे, कैसे लाभ हो सकता था, वो वहाँ पर बताना था। ठीक है, तो बस प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।